Good afternoon. Good afternoon. चलिए. A continuous real function है satisfies by for all x belongs to a 0 to 1 f x dx equal to 1 then find the value of one set to f x dx. आपको 1 से 2 एफ एक्स की वैल्यू बतानी है. एफ ऑफ 2x दिया हुआ है 3 ऑफ x belongs to real.
थ्री। चलो देखो, ये गिवन है, हमको क्या निकालना है, 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स निकालना है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 to 2 एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ 2x अपॉन 3 लिख सकते हो डी एक्स। ठीक है, 2x को अगर हमने t मान लिया, 2 ऑफ डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, x की वैल्यू 1 रखोगे तो t हमारा 2 आ जाएगा, x की 2 to 4 हो जाएगा। नहीं, यहाँ 1/3 है ना, 2x को t माना है, हाँ 2x को t माना है, तो ये निकालना है, सॉरी जो गिवन है उससे स्टार्ट करो। तो हम लोग को निकालना ही है ना इसकी वैल्यू, तो गिवन आपका ये है 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू 1 दी। इसका मतलब एफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 3। आई क्या हो जाएगा, 1/3 एफ ऑफ 2x की जगह t लिख दो और dt बाई 2 हो जाएगा। जब x हमारा 0 है तो t कितना है 0, x हमारा 1 है तो t कितना है 2। तो दिस विल इक्वल टू 1/6 0 to 2 एफ टी डी टी। तो इसको लिख सकते हो, अभी हम प्रॉपर्टी बताएंगे आप लोग को। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, 0 to 1 एफ टी डी टी, प्लस हमको 0 से 2 जाना है, तो पहले हम 0 से 1 गए, फिर 1 से 2 चले गए। इक्वल टू 1/6 आई इक्वल टू 1/6 0 से 1 या 0 से 1 एफ आई टी एक्स बोलो या एफ टी डी टी बोलो, इसकी वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 प्लस और 1 to 2 एफ टी डी टी। ये 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये इसको 6 आई बोलो। तो आई हमारा क्या है, आई हमारा क्या है 0 to 1 एफ एक्स टी एक्स, 0 to, इसकी वैल्यू भी 1 है, आई की वैल्यू क्या है 1। तो ये 6 हो जाएगा, 6 लिख सकते हैं, ये आई की वैल्यू 1 है, ये 1 इधर चला गया तो 1 टेस्ट 2 एफ टी डी टी कितना आ गया 5 आ गया। ये हमारा ठीक है, कुछ नहीं किया, फिर से देखते हैं। 0 से 1 आई को क्या क्या है, 0 ऐसे बोला है 0 से 1 एफ आई टी एक्स हमारा 1 के बराबर है, एफ एक्स की जगह एफ ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। ठीक है, ये हमारा इस 1 के बराबर हो गया, तो 1/3। अब 1/3 एफ ऑफ टी अपॉन 2 कर दिया, 2x को t माना, तो इस तरह से ये लिमिट भी चेंज हो गई, 0 से 2 हो गई, 1/6 आ गया, 0 to 2 एफ टी डी टी। और इस आई की वैल्यू जो थी वो क्या दी हुई है 1, तो 6 आई हो गया, मतलब 6 हो गया, इसकी वैल्यू है 1 प्लस 1 to 2 एफ टी डी टी, तो हमारा हो गया 5, 1 to 2 एफ टी डी टी हमारी हो गई 5। ठीक है, चलो एक दो प्रॉपर्टी बता देते हैं, तो उसके बाद ये चीजें और क्लियर हो जाएगी, ये क्वेश्चन आपका और क्लियर हो जाएगा। चलो प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट है ये सारी प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टी से कई क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं डेफिनेटली। पहली प्रॉपर्टी है लिमिट चेंज प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं लिमिट, या ऐसे करते हैं पहली बार वेरिएबल में वेरिएबल वाले करेंगे। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा है, ये इक्वल टू हो जाएगा ए टू बी चाहे एफ टी डी टी लिखो, ये इक्वल टू ए टू बी चाहे एफ जेड डी जेड लिखो, ये इक्वल टू ए टू बी चाहे एफ वाई डी वाई लिखो, सब सेम है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेम। तो वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। इंटीग्रेशन इज independent of change of variable। वेरिएबल को चेंज करने से इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, मतलब इंटीग्रेशन हमारा इंडिपेंडेंट होता है वेरिएबल की चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। जैसे इसका प्रूफ भी देख सकते हो, कोई आसानी प्रूफ है। जैसे हमने कहा कि हमको ए, तो हमने क्या किया, एक्स को टी मान लिया, एक्स एफ एक्स एफ टी करना है तो एक्स इक्वल टू टी मान लिया, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो बताओ ये आई किसके बराबर हो गया, एक्स एफ एक्स है तो एफ टी हो गया, डी एक्स की जगह डी टी। लिमिट अब टी में होगी तो एक्स की वैल्यू जब ए है तो टी भी ए है, एक्स की वैल्यू जब बी है तो टी भी बी है। तो बोलो देखो आ गया कि नहीं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमारा ए टू बी एफ टी 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 के बराबर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन हमारा वेरिएबल के चेंज पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसी का फर्स्ट, मतलब एग्जांपल के लिए कोई कहे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ln x dx, ये इक्वल हो जाएगा 0 to 1 ln t dt, दोनों बराबर, ठीक है। क्लियर करें, दूसरी प्रॉपर्टी है इंटरचेंजिंग लिमिट्स। लिमिट इंटरचेंज, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये अगर लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू में बस एक माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। अगर हम ए टू बी ले जाएंगे और बी टू ले आएंगे
तो माइनस, जैसे आप इसको एग्जाम्पल प्रूफ भी देख सकते हो, आप खुद देखो। जैसे हमने कह दिया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, मान ली एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया और कैपिटल एफ एक्स आया, वो मान लो ए टू बी के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर होगा। इसी को क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ एफ ऑफ, सॉरी, माइनस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। यही इक्वल टू लिख सकते हो माइनस ऑफ ए टू बी एफ ऑफ, सॉरी, ये एफ बी माइनस ए टू बी था ना, एफ बी माइनस एफ ए हो गया ना, तो अब ए ऊपर चला गया, अब ए ऊपर है तो बी टू ए हो गया ना, बी टू ए करेंगे तो एफ ए माइनस एफ बी और साथ में माइनस है, तो ए टू बी को देखा किसके बराबर हो गया? माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर। ठीक है, मतलब अगर हम कहें एग्जाम्पल में इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x dx, ये किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ 3 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इन दोनों का इंटीग्रेशन बराबर होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर है? तीसरा है थर्ड प्रॉपर्टी, स्प्लिटिंग लिमिट। ठीक है, ये जब एफ एक्स एक तरीके का हमारा यूज अधिकतर ऐसा होता है, एफ एक्स को जैसे वैसे तो जनरली यूज होता है जब एफ एक्स हमारा पीस वाइज फंक्शन होता है, पीस वाइज फंक्शन होता है तब के लिए हम करते हैं। ठीक है, या डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है किसी पॉइंट पे तो वहां पे ब्रेक कर देते हैं, ये लिमिट को क्या करते हैं? स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे हम कहें ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा? ए टू सी चले गए मान लीजिए एफ एक्स डी एक्स, और फिर सी से बी चले गए एफ एक्स डी एक्स। फाइनली हमको बी पे पहुंचना है, ए से स्टार्ट करना है, बीच में हम किसी भी रास्ते में जाए तो ये दोनों के डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों के क्या होंगे? बराबर ही। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेट, जैसे प्रूफ भी इसका देखना है, मान लीजिए हमारा एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आता है कैपिटल एफ एक्स प्लस, तो जब ए टू बी करते हैं, ए टू बी हमने कहा एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है इसके? तो राइट साइड वाली देख लेते हैं, राइट साइड वाला देख लेते हैं, उसको किसी तरीके से लेफ्ट साइड के बराबर प्रूव करना है हमको। इसका इंटीग्रेशन हमारा आ गया एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स ए टू बी प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। हमने क्या कहा? ए से बी गए, ए से सी गए, सॉरी, ए टू सी और फिर सी से बी, ए टू सी, सी से बी, तो ए टू सी तो मतलब यहाँ सी यहाँ पे प्लस सी टू बी, ए टू सी गए हम। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है ना, तो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए,
प्लस एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ सी। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ये किसके बराबर हो गया? अपर लिमिट में बी जाएगा, लोअर लिमिट में ए आएगा, और एफ ऑफ एक्स टी इसके बराबर। लोग कोई डाउट? आगे बढ़े। अच्छा, इस चीज को ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हो। जैसे कहा ए टू बी हमारा एफ एक्स डी एक्स, इसको ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि ये ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू डी एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। ग्राफिकली कैसे प्रूव करें? ये हमारा ए है, ये बी है, ये पॉइंट है सी। कोई बीच में हमने पॉइंट लिया, तो अगर हमको ए से बी, ये हमारा फंक्शन है, तो ए से बी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या देगा? ये पूरा एरिया ही देगा। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स पूरा एरिया देगा क्यों? और ये एरिया जो ये है एरिया ए, ये किसके बराबर होगा? ए टू सी। अगर इस एरिया, हम ये एरिया ए वन बोलेंगे, एरिया ए टू, तो ए वन प्लस ए टू के बराबर होगा। और ए वन क्या है? ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी। बोलो सही है, समझ में आया? तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एरिया, और एरिया क्या है? ए टू बी एफ एक्स। अच्छा, ये सी पॉइंट यहाँ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रहेगा कर लेंगे। चलो अभी दूसरे ग्राफ से भी देख लेते हैं। फंक्शन को ब्रेक कब करेंगे? फंक्शन को ब्रेक अपनी नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से करेंगे। जैसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मिल गया, पीस वाइज फंक्शन मिल गया। अभी हम एग्जांपल से बता दे रहे हैं, इसके ग्राफ के बाद ये क्वेश्चन तुम्हारा हम बता दे रहे हैं कैसे ब्रेक करेंगे। अभी हम बता देते बेटा, अभी एकदम बता दे रहे हैं। हाँ, वो क्वेश्चन पे नीड जाएगी, क्वेश्चन में जरूरी हो जाएगा। अभी हम बता रहे हैं, ये समझ लो। अभी जस्ट इसके बाद एक एग्जांपल दे करके तुम लोग को बता दे रहे हैं, तुम लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। पूर्णिमा गजानन आप दोनों को समझ में आ जाएगा। प्रभात को तो सारा कुछ समझ में आ गया है, इसलिए वो कुछ पूछ नहीं रहा है, तो तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा। प्रभात तेज हो गया ना, इसलिए उसको कोई क्वेश्चन नहीं है, तो तुम लोग को भी बता देंगे, दोनों लोग को। चलो, अब मान लो कुछ किसी के मन में आए कि सर ए और बी के बीच में ही सी लेना है, नहीं लेफ्ट साइड में लेके दिखा दे रहे हैं, तब भी यही आंसर आएगा। देखो, मतलब ये जरूरी नहीं कि बीच के पॉइंट पे ही जाना है। जैसे हमने एग्जाम्पल कहा, एग्जाम्पल कि अगर हमने कहा है 1 2 3 एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो तुम ये नहीं है कि वन बीच के ही पॉइंट लेना है, 1 से 5 चले जाओ एक्स डी एक्स, फिर 5 से 3 आ जाओ एक्स डी एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आंसर सेम है। जैसे एग्जाम्पल में जो हमने कहा कि ना, अभी दूसरा लेकर के दिखा देते हैं। मान लो हमको यहाँ पे अब आ गया, यहाँ से ए से बी का चाहिए, और ये सी, हम सी को लेफ्ट साइड में ले ली। ये एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू बी है, ये एक्स इक्वल टू सी है।
हमको ये एरिया ए पता है, हमको मतलब ये चाहिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमको चाहिए। तो हमको ए टू बी, ये हमारा एफ एक्स है, ये तो जान ही लेना, ओरिजिन है, वाई एक्सिस लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या देगा, इतना एरिया देगा, सिर्फ ये एरिया देगा, तुमको ये एरिया निकालना है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया ए से पहले सी गए और फिर सी से बी गए, लिखा है? हम देखते हैं लिखा जा सकता है नहीं। तो देखो राइट साइड को क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड, ये अगर दोनों प्रूव होगा तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। राइट हैंड साइड में क्या दिया है, ए टू सी, ए टू सी लिख लो, ए टू सी, और सी टू बी, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये पूरा एरिया है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी टू बी को, सी टू बी को हम लिख सकते हैं सी टू ए और ए टू बी। अच्छा ये बताओ, ये ए टू सी है, ये सी टू ए है, तो इसको ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, अगर लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और प्लस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो तुम देखो ये और ये कट गया, तो बचा क्या, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, मतलब ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर आ जाएगा, नहीं आता? क्या 5 ले सकते हैं मतलब? अच्छा ये देखो, अगर तुम चाहो तो, जैसे तुमने कहा सर ये तो ब्रेक करने वाली बात होगी, ऐसे ही आपने प्रूव कर दिया जो पहले, तो ऐसे भी सोच सकते हो। देखो एक चीज देख रहे हैं, राइट हैंड साइड को हमको ए टू सी लिखना है, जो ए टू सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, इसको माइनस ऑफ सी टू ए लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, ये मान लो एरिया A1 है, और प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस ऑफ सी टू एरिया क्या दे देगा, A1, और सी टू बी क्या दे देगा, A1 प्लस ए दे देगा। ये कट गया, और ए है क्या, ए हमारा क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, हो गया ना प्रूफ? ये राइट हैंड साइड हमारा सेम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ये सब प्रभात को आता है, तुम लोग भी सीखो प्रभात की तरह ऐसे ही। उसी तरह से सी को राइट साइड में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सी पॉइंट कहीं भी हो, इसके बीच का पॉइंट हो या बाहर का पॉइंट हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एकदम ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करके देख लो, चाहे देख लो, इसी एग्जाम्पल को देख लो, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू 1 to 3, कितनी वैल्यू आ गई देखो, 9/2 माइनस 1/2 मतलब 8/2, ये आ गई 4। इसमें देखो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई टू करोगे 1 to 5 कितना आ गया, 25/2 माइनस 1/2 24/2 मतलब 6 आ गया। और ये वाला देखो कितना आ रहा है, ये भी एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और 5 to 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9/2 माइनस 25/2, 9 में से 25 गया 16 माइनस 16/2 मतलब -8। नहीं देख लो, 9 और 25, 9/2 माइनस 25 माइनस 9 मतलब 16/2 मतलब -8 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 25/2, ओ ये देखो गलत हो गया, 25/2 माइनस 1/2 24/2, ये तो 12 हो गया, ये आ गया 12,
और ये आ गया -8, दोनों को जोड़ो, 12 - 8 कितना, 4 के बराबर नहीं आ गया ना, तो कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, कहीं से भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन जरूरत के हिसाब से बेटा, ऐसा नहीं है, ये तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए हमने बताया है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो कहीं भी ब्रेक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन को कहीं भी ब्रेक कर दिया। एफ(x) हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तब के केस में हमने ऐसा लिखा है, ठीक है। डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। चलिए, इसको क्लियर कर रहे हूँ। हाँ, अब आप लोग ने कहा कि सर कैसे लिमिट तोड़ सकते, अभी हमने क्या बताया, जहां भी करेंगे, अभी तो हमने ऐसे कहीं भी तभी तोड़ सकते हैं जैसे एफ(x) हमारा उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, जहां से जहां लिमिट ब्रेक कर रहे हैं उस इंटरवल में एफ(x) हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ब्रेक, हाँ, अब जहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, जैसे अभी तो कहीं भी कर दिया, अभी तो कहीं भी कर दिया बिना सोचे समझे, लेकिन डिसकॉन्टिन्यूअस या पीस वाइज फंक्शन में तो देख करके ही हम लोगों को करना पड़ेगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, देखो ये वाला, जैसे हमने कह दिया, हमने कहा 0 to 4 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx, एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर इसको कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं, तो ये 0 टू, जैसे आप कहोगे कि सर इसको क्या हम ऐसे लिख लें, 0 to 2 लिख दें इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx, और प्लस फिर
इसको लिख दें 2 से 4 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। तो ऐसा तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू भी तो तुमको रखनी पड़ेगी कि 0 से 2 के बीच में हर जगह तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 2 0 या 1 या 2 तो होता नहीं। तो आपका ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा। ये पीस वाइज फंक्शन है। कैसा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स हम जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। 0 से 4 तक जब देखना है, जब एक्स हमारा 0 to 1 रहता है, 2 होता है, सॉरी 0 होता है जब 0 to 1 रहता है, 1 रहता है जब 1 to 2 होता है, 2 होता है जब 2 to 3 होता है, और 3 होता है जब 3 to 4 होता है। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, 0 to 1 0 dx प्लस 1 to 2 1 dx। क्यों? क्योंकि अब हमने ब्रेक कर लिया। 0 से 1 के बीच में हमको पता है ये क्या देता है, 0 से 1 के बीच 0 तो 0 dx लिखेंगे। फिर 1 से 2 के बीच में पता है इनको क्या देता है, 1 1 dx लिखेंगे। अब 2 से 3 के बीच में पता है कि इनको क्या देता है, 2 तो 2 ही dx सकती है। प्लस 3 to 4 के बीच में हमको पता है क्या देता है, 3 3 dx। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो लिमिट ब्रेक करते हैं वो कब करते हैं, जब हमारा पीस वाइज फंक्शन होता है या डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है, उस जगह पे ब्रेक करते हैं। कॉन्टिन्यूअस के लिए ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट करते हैं। हालांकि अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में हम ब्रेक कर भी देंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर हमारा बदल जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग इस चीज का यूज तब करते हैं जब वैल्यू चेंज हो रही हो, फंक्शन हमारा डिसकंटीन्यूअस हो, पीस वाइज फंक्शन हो। जैसे हमको पता है कि 0 से 4 के बीच में हर जगह पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स सेम वैल्यू नहीं देता है। अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स हर जगह पे सेम वैल्यू नहीं देता है तो हमको इसको चेंज करना ही पड़ेगा, हर जगह पे ब्रेक हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 का x होगा 1 to 2, 2 बाहर आ गया, फिर से 1 आ गया, इंटीग्रल पार्ट 2 to 3, फिर क्या दे दिया, 3 बाहर आ गया, x हो गया 3 to 3 minus 2। समझ में आया? डन, चलो गुड, वेरी गुड। आगे बढ़े, अब इस पे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी जो अभी तक हम लोग ने देखी, तीन प्रॉपर्टी पे 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा पहला, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 to 1 दूसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। चौथा क्वेश्चन है
इन चारों क्वेश्चन को करो, आपके पास सिर्फ 5 मिनट, चलो 6 मिनट। 6 मिनट तक आप लोग बोलोगे भी नहीं, एकदम शांत रह करके सारे क्वेश्चन को करिए। 1.5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन लेस देन 1 होता है क्या? मतलब जो ऊपर वाला लिमिट होता है वो लेस देन 1 होता है, मतलब क्या पूछता है ये? लेस देन 1 पता नहीं कहाँ सीख लिया। चलो ऑडियो दे दिए, बोलो बोलो। सर वो जो 0 से 1 है, तो सर 1 है जो, तो वो थोड़ा सा कम होता है 1 से। हाँ मतलब अगर ओपन इंटरवल है तो बेटा थोड़ा सा कम, कैसे मतलब जैसे हमने कह दिया बेटा कि जैसे हमने कह दिया कि x का ये है कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x dx निकालिए, और यहाँ पे x हमारा 0 to 1 है, या 0 to 1 x dx निकालिए। x हमारा अगर 0 to 1 है तो दोनों का एरिया तो सेम ही आ जाएगा। ये टेंस टू 1 है, बस 1 नहीं लिया है। तुम खुद देखो x का जब ग्राफ खींचोगे तो 0 से 1 के बीच में एरिया क्या देगा, ये देगा। जब ये वाला, इसमें भी तो एरिया सेम देगा, पर जस्ट 0 के राइट साइड में या इधर लेफ्ट साइड में जाओगे इतना करीब तो एरिया तो सेम ही देगा ना लगभग। कितना पीछे चले जाओगे? हाँ यस। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, जैसे हमने नहीं है वाला क्वेश्चन कर रहा था ln x वाला, ये 0 टेंड कर रहा था, 0 पॉजिटिव था एक तरीके से, ये 0 प्लस था, ये अंडरस्टूड था कि 0 प्लस लेना था। याद आ रहा है? हाँ यस सर। नहीं? आ रहा है सर। रिवाइज किए? हाँ। जो क्वेश्चन कैसे लगाने को लगा है? कौन सा क्वेश्चन सर? हैं? वो जो आपको दिए थे डाउट का ना? तो कल तो भेजे थे ना तुम्हारा सारा डाउट। हाँ तो हो गया ना सर वो सब। और कहाँ है डाउट तुम्हारा? अब सर भेज देंगे शाम स्नेहा तुम्हारा कोई डाउट नहीं आ रहा? अरुंधति आपका नहीं आ रहा है? पूर्णिमा गजानंद तुम लोग का डाउट नहीं आता है? सारे बच्चे, पवन, आप लोग भी व्हाट्सएप पे डाउट भेज दिया करो। स्नेहा, अरुंधति तुम्हारा कोई डाउट नहीं है इधर? और अगर कभी मान लो गलती से छूट जाए एक आध भी किसी का, तो एक बार रिमाइंडर मार दिया करो फिर से, ये ध्यान रखा करो, क्योंकि हो सकता है व्हाट्सएप पे है, कभी हमने देख करके आगे स्क्रॉल कर रहे हैं, दिमाग से उतर गया, तो एक बार रिमाइंडर कर दिया करो। लेकिन डाउट तो पूछो, क्वेश्चन लगाओगे तो डाउट आएगा। चलो कोई नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा अभी, 6 मिनट का टाइम देते, जल्दी लगाओ, अब कोई बोलना नहीं है।
हो गया। पहला वाला तो आसानी है। मॉड ऑफ पहले 2x माइनस 3 को देखो, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है 3/2। तो 3/2 से बड़े के लिए अलग तरीके से ब्रेक होगा, 3/2 से छोटे के लिए अलग तरीके से। 3/2 से बड़े के लिए 2x माइनस 3 दे देगा, और 3/2 से जैसे ही छोटा रहेगा, अगर 3/2 से छोटा रहेगा तो ये निगेटिव होगा तो माइनस साइन के बाहर आएगा। ठीक है, तो 0 to 1 किस इंटरवल में आता है? 3/2 से छोटा ही होता है। 0 to 1 क्या है? 3/2 से छोटा होता है। तो मतलब ये इंटीग्रेशन 0 to 1 क्या होगा? 0 से 1 के बीच में ये अंदर की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो पूरा माइनस साइन के संग बाहर आ जाएगा। 2x माइनस, ये माइनस हो गया, इंटीग्रेट किया x²/2 मतलब x² माइनस 3x। 1 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 0। नेक्स्ट करिए। नहीं, हम तो नीचे बस 4
तो 0 से पाई। अब बेटा cos x का अगर तुम लोग ग्राफ देखोगे, देखो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, एक ही लोग का आंसर आ रहा है। cos x का ग्राफ देखो ऐसे होता है, ये 0 to पाई मॉड ऑफ cos x लिखा है। cos x का ग्राफ हमको पता चल गया। तो बताओ तुम देख लो ये cos x है, तो जब 0 से π/2 जा रहे हैं, 0 से π/2 जा रहे हैं, तो 0 से π/2 के बीच में क्या दे रहा है, cos x पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो देखो 0 से π/2 cos x ही देगा। और जब π/2 से पाई जा रहे हैं तो cos x नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मॉड के बाहर निकलेगा तो माइनस साइन के संग निकलेगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। sin π/2 कितना हो जाएगा 1, sin 0 0, माइनस में sin पाई कितना हो जाएगा, sin पाई हमारा 0 होता है, sin π/2 कितना है 1 होता है। यहाँ से कितना आ गया 1 और प्लस 1 कितना, थर्ड वाला -1/2 से 3/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। -1/2 to 3/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। इसका क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का तो ग्राफ हम लोग जानते हैं कैसे होता है, ये याद है, ये क्या होता है x + 1 है, ये क्या है x है, ये क्या है x - 1 है, x - 2 है और ये x - 3। तो i = क्या आ जाएगा, -1/2 से 0 के बीच में -1/2 है ना ये, तो -1/2 से 0 के बीच में x + 1, फिर 0 से 1 के बीच में देखो, 0 से 1 के बीच में क्या दे रहा है, अलग फंक्शन x दे रहा है। फिर 1 से 3/2 तक अलग दे रहा है, x - 1 dx दे रहा है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, देखो क्या आंसर आता है, देख लो कितना आंसर आता है। और ऐसे भी सोच सकते थे, देखो इसको तो एरिया से भी निकाल सकते थे। यहाँ पे देखो 3/2 तक जाएगा यहाँ पे, तो ये एरिया प्लस ये एरिया और प्लस ये आप निकाल, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने ब्रेक सही किया है तो आंसर सही आएगा, और 0 तो नहीं आएगा पवन, 0 नहीं आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज एक पॉजिटिव फंक्शन है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव फंक्शन है, 0 या 0 से बड़ा होता है, तो एरिया कभी 0 आ ही नहीं सकता। इसका आंसर देख लो कितना आ रहा है,
चलो चौथा वाला देखें, फोर्थ वाला किसी ने किया, क्या आंसर आ रहा है? प्रभात फोर्थ वाला किया। पहले इस फंक्शन को ब्रेक करो, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1 और इसका है 2, तो 1 और 2 में ब्रेक करो। ये मान लो एक fx है, मान लिया कि fx हमारा ये है, ये हमारा 1 है, ये 2 है। चलो 2 या 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़े के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो fx क्या दे देगा? x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 क्या दे देगा? 2x माइनस 3 दे देगा। 1 से 2 के बीच में देखें, 1 से बड़ा 2 से छोटा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये तो x माइनस 1 देगा अगर fx की बात करें, ये x माइनस 1 देगा और वो नेगेटिव साइन के संग बाहर आएगा तो 2 माइनस एक्स दे देगा। x से x कट गया, कितना आ गया? 1 हो जाएगा। 1 से छोटे के लिए ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2। इंटीग्रेशन ऑफ -4 से 4 fx dx किसके बराबर हो जाएगा? तो 1 से छोटे के लिए मतलब -4 से 1 के लिए -2x प्लस 3 dx आ जाएगा। 1 से 2 1 dx आ जाएगा और 2 से 4 2x माइनस 3 dx आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करिए और देखिए कितना आंसर आ रहा है। इंटीग्रेट करिए, जल्दी देखिए क्या आंसर आएगा। कितना आ रहा है? 43/6 ही आ रहा है। कर लिया? स्नेहा, अरुंधति, आप लोगों को कितना आ रहा है? पूर्णिमा, स्नेहा, अरुंधति, पूर्णिमा, आप लोगों को कितना आ रहा है? स्नेहा, अरुंधति, तुमने निकाला? चलो जल्दी करो। तब तक जिसका हो गया है। पवन, तुम्हारा यही आ रहा है? पवन,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग निकाल लीजिए। अभी इतना सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको मैं निकाल के बताऊंगा नहीं। जितना भी आ रहा हो आप सबका एक ही आना चाहिए, मुझे ये लगना चाहिए। इतना सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल इंटीग्रेशन। चलो क्वेश्चन ये करो, -1 to 2 x³ - x dx। ध्यान से करना, मॉड के अंदर है x³ - x, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, -1 से 2, मॉड के अंदर x कॉमन लिया तो x² - 1, तो x² - 1 को x+1 x - 1 dx ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये अंदर की क्वांटिटी देखो, कब पॉजिटिव हो रही है, कब निगेटिव हो रही है, कब क्या हो रही है, ये देखिए, और उस हिसाब से मॉडुलस को ब्रेक कीजिए और करिए, जल्दी करिए। हो गया? अरे हुआ। अब इस अंदर वाले फंक्शन को देखो ना, मान लो हमारा एक फंक्शन है f(x = x × x - 1 × x+1), इसकी तो इनइक्वालिटी बहुत सॉल्व की हो, ये कब पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए वेवी कर्व बना लो। कौन कौन सा पॉइंट, -1 0 1, वेवी कर्व बना, वेवी कर्व ऐसे बनाया, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो वेवी कर्व इसके लिए बना लो। अब ये चीज कब पॉजिटिव होता है, 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव होता है, 0 से 1 के बीच में निगेटिव होता है, -1 से 0 के बीच में पॉजिटिव होता है, और -1 से छोटे के लिए निगेटिव होता है। ठीक है, ये क्या हो जाए, इसको क्या ब्रेक कर सकते हो, जैसे ये -1 से 2 तक हमको जाना है, -1 से 2 तक जाना है, -1 से 2 तक का जो सफर है,
यहाँ जाते हुए हम देख रहे हैं -1 से 0 के बीच में ये अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मॉड में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मॉड के अंदर से ये एज इट इज बाहर आएगा, मतलब एक्स क्यू माइनस एक्स सी बाहर आएगा। कहाँ? -1 से 0। जैसे ही 0 से 1 गए ये नेगेटिव हो गई, अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो किस साइन के साइन बाहर आएगी? माइनस साइन, तो x माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। फिर हम जैसे ही 1 से बड़ा किए 1 से 2 गए, 1 से 2 तक गए तो अंदर की क्वांटिटी फिर से पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और 0 to 1, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है। सर 0 to 1 पे निगेटिव लगेगा, 0 to 1 पे तो निगेटिव लगाया है, इसका नेगेटिव लगाओगे तो x माइनस एक्स क्यू हो जाएगा ना, माइनस साइन लगाओ, देखो x माइनस एक्स क्यू, तो वही तो x माइनस एक्स क्यू लिख दिया। देखो देखो यहाँ देखो, इधर एक्स क्यू माइनस एक्स है और इधर x माइनस एक्स क्यू लिखा है। ठीक है, तो अब ये आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। थ्री बाई फोर, चलो देखते हैं। 0 पुट करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तो, अब माइनस लगाएंगे, पहले तो 0 पुट करेंगे फिर माइनस लगाएंगे, -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 पुट किया 1/2 माइनस 1/4, माइनस 0 पुट किया 0 हो गया, प्लस 2 पुट किया 4 माइनस 4/2 2 हो गया, -1 पुट किया तो 1/4 माइनस 1/2, तो 1/4 माइनस 1/2 -1/4, और ये 1 माइनस लग जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। 1/2 माइनस 1/4 1/4 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया, माइनस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4। बात तुम्हारा गलत है, पूर्णिमा आपका भी गलत है, इतना सिंपल इंटीग्रेशन तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, केवल वैल्यू पुट करके निकालना है, तब ये गलती हो रही है। और स्नेहा और तुम्हारे एक भी आंसर नहीं आ रहा है। स्नेहा नदी, तुम्हारे एक भी आंसर नहीं आएंगे। क्या कह रही हो? एक -1/4 मतलब
चीज समझ में आ गई सबको? कहाँ गलत हुआ समझ में आया? क्लियर करें इसको? पवन तुम्हारा भी आंसर नहीं आ रहा है सही। चलो इसको क्लियर कर रहा है। रूट ओवर कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। जल्दी से करो इसको। हो गया? निकाल लो आंसर, दो जल्दी से। जीरो आया? जीरो आ रहा है भैया, रूट के अंदर लगा हुआ है तो ये तो नॉन नेगेटिव ही बाहर आएगा। नॉन नेगेटिव आएगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव फंक्शन आएगा। एरिया जीरो तब हो सकता है कि जैसे ये वाला जितना पॉजिटिव मिले उतना ही नेगेटिव मिले, तो एल्जेब्रिक एरिया हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन ये तो नेगेटिव है ही नहीं, ये तो रूट के अंदर से हमेशा पॉजिटिव नंबर बाहर आता है, नॉन नेगेटिव नंबर। ये तो ऐसे कॉमन सेंस बता रहा है कि जीरो नहीं होगा। कितना होगा ये नहीं पता अभी, इन कॉमन सेंस से देखो तो जीरो नहीं होगा। बाकी करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू।
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा मॉड ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है। साइन स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो मॉड ऑफ साइन एक्स dx, ये माइनस पाई बाई 2 है और वो पाई बाई। अब देखो मॉड लगा हुआ है तो साइन एक्स के संग तो मॉड लगा हुआ है। अब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में साइन एक्स क्या देगा, ये तो कुछ नहीं पता। तो जो साइन एक्स का ग्राफ होता है तो आप देखिए ये ऐसा होता है, ये माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2। तो मॉड साइन एक्स क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में क्या देता है, माइनस साइन एक्स देता है। और जीरो से पाई बाई 2 कितना देता है, साइन एक्स देता है। 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स देता है और माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में माइनस साइन एक्स, ये तो पता ही है। मॉड साइन एक्स क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में नेगेटिव होता है तो माइनस साइन एक्स आएगा। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस। अच्छा इसको हम ब्रेक ही कर लें, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में अलग लिखना है। तो माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में ये दे देगा माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस ऑफ हो जाएगा रूट ओवर कॉस एक्स और साइन एक्स dx। फिर जैसे ही 0 से पाई बाई 2 गए, रूट ओवर कॉस एक्स और साइन एक्स dx। अब कॉस एक्स को टी मानो, साइन एक्स dx माइनस साइन एक्स dx dt में चला जाएगा, वो अलग बात है। अब ये आप सॉल्व कीजिए, अब ये आपका काम है इसके आगे सॉल्व करना। अब इसके आगे सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, जल्दी सॉल्व करके आंसर निकालिए। अरे नीचे मैडम बैठी हैं, उनको बोलिएगा कि बच्चे को कॉल कर। पवन का 4/3, प्रभात का 4/3। हो गया, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 4/3 फाइनल, सबका आ रहा है।
चलो सबका किसी को पूछना नहीं ना है। स्नेहा अरुंधति आप लोगों का आ रहा है 4/3? आना भी चाहिए, बहुत इजी इंटीग्रेशन है। आगे बढ़ना है, चलो चलो कोई और आसान सा देखते हैं। चलिए ये वाला करिए। अच्छा इसको छोड़िए, चलिए इसको करिए 0 to 2 x स्क्वायर इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x। इसको जल्दी दो। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x पे ध्यान देना, कब कब इंटीजर बनता है। ये क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x क्या होगा, 0 देगा। कब, जब 2x हमारा 0 से 1 के बीच में है। जब 0 से 1 के बीच में 2x है तब 0 देगा। 1 कब देगा, जब 2x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में है, 1 से 2 है। 2 कब देगा, जब 2x की वैल्यू हमारी कहां से कहां है, 2 से 3 है। 3 देगा कब, जब 2x की वैल्यू कहां से कहां है, 3 से 4। जब 2x ये है तो अगर आपसे x पूछा जाए तो सब में 2 हटा करके सिंपली डिवाइड नहीं कर सकते हो। ये 1/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। ये 0 है, ये 1/2 है, ये 2/2 है, ये 3/2 है। एक तरीके से 2/2 को हम यहाँ और यहाँ हटा करके लिख सकते हो 1 और 1। यहाँ 4/2 को हटा करके 2 लिख सकते हो। बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो सबको समझ में आ रहा है? सारे लोग को समझ में आ रहा है जी। तो i की वैल्यू क्या होगी, अब देखो, अब हमको 2x के लिए देखना है तो 0 से पहले 1/2 हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि 2x ब्रेक हो गया, ये 0 देगा। 0 से 1/2 के बीच में ये x स्क्वायर इंटू 0 dx हो जाएगा। फिर हम 1/2 से जैसे ही 1 गए, अब ये 1 देने लगेगा तो x स्क्वायर इंटू 1 dx हो गया। 1 से जैसे ही 3/2 गए, अब ये 2 देने लगेगा, 2x स्क्वायर dx हो गया। और 3/2 से जैसे ही 2 गए तो अब ये 3 देने लगेगा, तो 3x स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो 0 ही हो गया। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 1/2 to 1, 2x स्क्वायर का 2x³ 3 1 से 3/2, 3x स्क्वायर का x³ ये x³ हो जाएगा। ये फाइनल आंसर है। तुम हमको भेज देना, जरा व्हाट्सएप पे भेज देना, देखते हैं क्या क्या किए हो तुम लोग। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, समझ में आ गया जरा? गुड, चलिए अच्छा है। अभी और भी प्रॉपर्टीज रह गई हैं, अभी बहुत प्रॉपर्टी है, अभी तो एकदम इनिशियल फेस है, जिसमें से हम लोगों ने जो बेसिक 3 प्रॉपर्टी थी उसको देखा है।
अभी एक दो ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पीरियाडिक वाली प्रॉपर्टी है, किंग प्रॉपर्टी है, क्वीन प्रॉपर्टी है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके कारण इंटीग्रेशन के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाते हैं, वो सब प्रॉपर्टी का यूज है। ठीक है, तो ऑड इवन प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक है, बहुत ही है, तो उसका भी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब उसमें से देखेंगे हम लोग कितनी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो चलिए अब इन चीज़ों को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा जितना हम बताए हैं। अपने डाउट्स जो होंगे मुझे व्हाट्सअप जरूर करिएगा, आप लोग के डाउट्स हम बता कर भेज देंगे। आप लोग का एक मैथ्स का ग्रुप भी बना देते हैं डाउट का, जिसमें सिर्फ डाउट भेजने के लिए रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलो बेटा, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।